सिर्फ कॉन्सेप्ट्स इज ऑल्सो नॉट इनफ एंड ओनली फॉर्मूलाज आर ऑल्सो नॉट इनफ, मतलब आपकी सॉल्विंग स्किल्स आर ऑल्सो नॉट इनफ. इसका कॉम्बिनेशन इज द परफेक्ट. 3 into 1 is better than 1 into 3. आपकी फाउंडेशन ही वीक होती है ना, तो आप करते रहो, आपको प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, बार बार आएंगी, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपके गैप्स हैं आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग में. मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसको टेंशन नहीं होती, बिकॉज तुम्हारी लाइफ में इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये तुम्हारे अंदर तब तक रहेगा जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ जाता नीट का, उस दिन तक रहेगा. अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है, मतलब जो बेसिक आपको दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, आई फील इट्स हाई टाइम कि आपको एक बार देखना चाहिए. आप एक बार, अगर आपकी फ़िज़िक्स वीक है स्पेशली, तो आप यू कैन टॉक टू सुधांशु सर ऑल्सो. आपको इस टाइम पे फुल मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो स्कॉलर्स की, एंड वहाँ पे आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग भी गाइडेंस मिलेगी कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए. तो दिस आई फील कैन बी डन. तो आज के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट है जो पहले स्टूडेंट थी, 5 साल इन्होंने पढ़ा, एंड देन नाउ शी इज़ डूइंग टू बी डॉक्टर लेडी हार्डिंग में. और उससे एक बार जानते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन मिले, ऐसा टाइम जहाँ बहुत अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट्स आए, और उसके बाद बहुत सेटबैक किया, बहुत मार्क्स निकल गए, बहुत हेल्थ में इशू हुआ. तो वी हैव मुस्कान सचदेवा. I can say Dr. Muskan. Not yet. I'll just tell you, Muskan, she joined Scholars Academy when she was in class 8th. हमने जब एग्ज़ाम लिया वहाँ से देखा कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और उस बैच में ये बच्चे ने 8th में होते ही 8th 9th 10th में लगभग इसने पूरा 12th तक की चीज़ें कर लिया. बीच में 11th 12th में और भी दोबारा रिविज़न किया. I'll tell you, बहुत सारे अप एंड डाउन मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. देन फर्स्ट अटेम्प्ट शी वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई इन नीट एग्जामिनेशन. सेकेंड अटेम्प्ट में इसने नीट एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा रैंक लेके आई. फाइनली शी गॉट लेडी हार्डिंग, और आई थिंक फ्यूचर में शी इज़ गेट अ वेरी गुड कॉलेज एज वेल अगेन MD के लिए, एंड हम पूरा फ्यूचर इसके लिए पूरा शी विल गेट अ वंडरफुल रिजल्ट. ठीक है, तो कम डाउन पॉइंट, मुस्कान 8th 9th 10th कैसा रहा कॉलेज में? सर आई थिंक मैं आई वॉज वेरी कीन टू स्टडी. एक मतलब मेरे को पैशन था कि मुझे साइंस अच्छे से पढ़नी है, बट स्कूल में या कहीं मतलब मुझे ट्यूशन नहीं लगानी थी कि मुझे जाके ट्यूशन मैम बिठा दे, ये क्वेश्चन करो, सॉल्व करो. मतलब आई ऑलवेज हैड द क्यूरियोसिटी टू लर्न समथिंग न्यू, एंड मतलब मैं अपनी मदर से भी यही बोलती थी कि मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, बिकॉज मेरी घर में कोई ऐसा नहीं था जिसको इतना एक्सपीरियंस और जो जिनसे मैं मेंटरशिप ले लूँ. मतलब मुझे एक मेंटरशिप भी चाहिए थी, और मैं ये बोलती थी कि मुझे ट्यूशन मत लगवा देना गलती से भी. मुझे वो घंटा जाके वहाँ जाके वो लेबर नहीं करना जहाँ पे आपको होमवर्क वगैरह दे रहे हो, बिकॉज आपका माइंड बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ट्यूशन जाके. सो आई वांटेड समथिंग जहाँ मेरा दिमाग ओपन हो और एंड मैं और सीखूँ और अपनी कैपेबिलिटी और पुश करूँ थोड़ी. तो मैं ऐसे ही रैंडमली यहाँ यहीं रहती थी, तो मैं वॉक कर रही थी, फिर आपका हमने वो बोर्डिंग देखी, एंड मम्मी ने बोला चलो यहाँ चलते हैं कि यहाँ पे वो ओलंपियाड्स वगैरह भी लिखे थे, एंड नीट IIT JEE भी लिखा था. एंड कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आगे जाके मुझे करना तो है ही, मेडिसिन में ही जाना है. आई ऑलवेज न्यू कि मुझे मेडिसिन परस्यू करना है, तो मैंने बोला चलो चलते हैं. फिर आई टॉक टू मैम एंड ऐसे टेस्ट वेस्ट दिया, एंड आई गॉट हेयर. एंड फिर आई रिमेंबर आपके साथ फर्स्ट क्लास हुई थी फिज़िक्स की, एंड 8th क्लास में ही तो थे छोटे छोटे बच्चे से, और आपने लाइट पढ़ाया था जो 8th का ही चैप्टर होता है, जो फिज़िक्स का एक चैप्टर होता है. एंड आपने 0 से स्टार्ट किया, आपने धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ाया, और अपने 8th का तो क्या, आपने पूरा जो 12th का रे ऑप्टिक्स होता है पूरे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए विद इन 1 क्लास. एंड आपने पढ़ाया भी तो ऐसे नहीं पढ़ाया कि ये है बस पढ़ लो. तो आपने बोला कि अगर किसी बच्चे को इच्छा भी नहीं थी ना पढ़ने की, आपने उसको बताया कि इसके पीछे ये क्यों है, तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है. तो उससे ना मतलब वो 1 क्लास के लिए मुझे समझ आ गया था कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना है इस कॉलेज. एंड यही मैं चाहती थी कि मुझे अपना
लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, अपनी क्वेश्चनिंग एबिलिटी इम्प्रूव करनी है, अपनी एनालिटिकल स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी है। फिर आई कंटिन्यूड स्कॉलर्स। तब केमिस्ट्री में भी जो मेरे टाइम में विवेक सर, अगेन मैथ्स भी पढ़ा यहाँ से, बायो भी पढ़ा, एंड मतलब सारे सब्जेक्ट्स में रिमेंबर बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे को समझा रहे कि ऐसे पढ़ना है, इसको समझ के करना है, इसके पीछे के क्वेश्चंस देखने हैं, इसके पीछे एनालिटिकल स्किल्स आपकी इम्प्रूव करें। ओवर द टाइम 8th 9th 10th में आई रिमेंबर मैं बहुत ही प्लान वे से पढ़ती थी कि स्कूल का है, ये पढ़ना है, पेपर के लिए पढ़ना है। 10th तक आते आते जो ये सीखा कि अब कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है कि आपकी अच्छी स्किल्स आए। और 10th तक आते आते मेरे आई थिंक मैंने अपने पढ़ने का तरीका ही पूरा बदल लिया। ऐसा खुद से भी अगर पढ़ रही थी तो मुझे समझ आ गया, अच्छा आप बोलते हो ना कि इस लाइन के पीछे का क्वेश्चन करो क्यों है, उससे मेरे फंडेज इतने, मेरा फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। 10th तक आते आते आई थिंक ऑलमोस्ट 50-60% फिजिक्स भी मेरी कवर हो गई थी यहीं पे। सर पढ़ाते थे तो सर पूरा एक 1 लेवल से लेकर 100 लेवल क्रॉस कर देते थे एक ही बार में, और सबको सब कुछ समझ आता था। ऐसा नहीं है मतलब अगर नहीं भी आता तो डाउट सॉल्विंग, इतना 1-to-1 मेंटरशिप है ना यहाँ पे कि आपको डाउट्स क्लियर करने, आप डाउट्स क्लियर करने आ जाती थी मैं यहाँ पे। एंड अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखवा लेते थे। तो आई थिंक 10th तक आके मेरा फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि 11th में इट बिकेम रिलेटिवली ईजियर। व्हाट द अप्स एंड द डाउन पार्ट, कैसे स्टार्ट हुआ, फिर क्या प्रॉब्लम हुआ, ये बताएंगे बच्चों। तो जब आई स्टार्टेड इन 11th तो आई थिंक धीरे धीरे मैं कंसिस्टेंट तो थी ही, बट मैं इनिशियली देख रही थी मेरे टेस्ट्स में मार्क्स नहीं आते थे। तो फिर मतलब एक तो बहुत ही थोड़ा सैड भी फील हो रहा था कि मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ पर मार्क्स नहीं आ रहे। फिर मैंने देखा कि मैं क्या कर रही थी कि मैं बहुत सारी बुक्स वगैरह कर रही थी, एंड देन मुझे समझ आया सर से कि एक बुक करनी है और उसी को बार बार करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे सर से ही रिकमेंडेशन मिली थी फिजिक्स के लिए, मैं वो करती थी DC पांडे फॉर JEE एडवांस। तो अब मैं पहले क्या करती थी, मैं HC वर्मा भी थोड़ी सी कर रही हूँ, मैं थोड़ी NCERT भी कर रही हूँ, मैं थोड़ी मॉड्यूल्स कर रही हूँ मैं, बट देन आई रियलाइज़ कि अच्छा एक बुक चलो मैं पकड़ लेती हूँ। सर से ही पूछा मैंने, सर पे मेरे को पूरा फेथ था फिज़िक्स के लिए क्योंकि हमेशा से ही सर से ही सीखी हूँ। बट ऐसे मैंने DC पांडे उठाई, एक बार करी, उसको रीड किया लाइक अ गुड चाइल्ड, जो आपको एक एक वर्ड रीड करता है ना, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करे, उसमें बीच में सॉल्व एग्जाम्पल है उसको भी करे, फिर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं पहले वो भी करे, फिर जाके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करती थी लेवल 1 फिर लेवल 2। ये जब हो जाता था थोरली, उसके बाद एक बार और करती थी। इससे मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हुए। सर के साथ सर भी पढ़ाते थे, तो सर पढ़ाते भी ऐसे थे कि आपको कुछ रोट लर्निंग नहीं करनी। फिजिक्स इज़ नॉट, मतलब सर ये हमेशा से बोलते हैं ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स इज़ ऑल्सो नॉट इनफ एंड ओनली फार्मूलाज आर ऑल्सो नॉट इनफ, मतलब आपकी सॉल्विंग स्किल्स आर ऑल्सो नॉट इनफ। इसका कॉम्बिनेशन इज द परफेक्ट। एंड मैं हम बच्चों को बोलता हूँ कि 3-1 इज बेटर देन 1-3। मीन्स कि आपने एक बार को 3 बार, एक बुक का 3 बार कर दिया, इज बेटर देन कि हम एक बार 3 अलग अलग बुक सोचते हैं। वो बहुत बड़ी बात है। इसको अगर यूज़, जैसे उन्होंने भी यूज़ किया, दैट वाज अ गेम चेंजर। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने कोई एरोडोव कर लिया, कभी मैंने सिंगेज कर लिया, मॉड्यूल कर लिया। आप एक मॉड्यूल करो यार, चाहे कोई भी मॉड्यूल हो, कोई भी है, बुक कर लो जो बता रहे हैं आप। जिस टीचर पर ट्रस्ट है उसको एक बार करो, अच्छे से 2 बार कर लो, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई टेंशन नहीं है, आराम से कर सकते हो। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ और ये तो बेटर है एग्जाम्पल है, ठीक है। सो व्हाट 11th में आपका डाउन क्या हुआ, तो वो कैसे हुआ? तो एक तो ये तो जब मैं कंसिस्टेंट हुई एंड मैंने ये चेंज किया कि बुक्स, एक बुक फॉलो करने लगी, इससे बायो के लिए मैं एक बुक, मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव हुए। एंड फिर बाय द एंड ऑफ 11th स्टैंडर्ड इट वाज अराउंड कि अक्टूबर नवंबर के अराउंड 11th क्लास में, एंड आई थिंक 2-3 मंथ्स बाद 11th ईयर वाज गोइंग टू गेट ओवर ऑल्सो। तब मेरे को जॉन्डिस हो गया, आई गॉट हेपेटाइटिस A and E बोथ कंबाइंड टुगेदर। तो मुझे इतना ज़्यादा जॉन्डिस हो गया कि मेरा बिलीरुबिन बढ़ता जा रहा था एंड आई वाज इन हॉस्पिटल। ऐसे यूजुअली A और E, मतलब हेपेटाइटिस A वगैरह घर पे भी होता है, बट मुझे इतना ज़्यादा हो गया था कि बिलीरुबिन क्रॉस्ड 10 का लेवल। मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, मतलब इतनी सिवियर थी मेरी
इतना ज़्यादा क्रॉनिकली इल थी। डॉक्टर्स ऑल्सो सेड कि अगर अब कल बिलीरुबिन 1 मार्क से भी हल्का सा बढ़ा तो उसको लिवर इंस्टीट्यूट में एडमिट होना पड़ेगा। मतलब मैं एक ड्रॉप पानी भी नहीं पी पा रही थी, मुझे फ्लूइड्स तो चढ़ ही रहे थे, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग एंड बहुत इल थी। एंड ऑलमोस्ट 10-12 डेज़ में हॉस्पिटल में थी। देन 12 डेज़ बाद डिस्चार्ज हो गई थी, धीरे धीरे कम हो रहा था। उसके बाद भी इट टुक मी लाइक 10-20 डेज़ प्रॉपर आराम से, 1 मंथ ही लग गया होगा पूरा रिकवर होने में। बट मुझे याद है कि मैं जब एकदम आई, मेरे 10-12 डेज़ तो गए ही, चलो वो 12 डेज़ तो हॉस्पिटलाइज थी, उससे पहले भी मैं बीमार थी ही घर पे, तो वो क्लासेस भी मिस हुई। फिर उसके बाद रिकवरी में इमीडिएट रिकवर आप डिस्चार्ज हुए, मैं तब भी नहीं जा पा रही थी क्लासेस, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ मेरी क्लासेस गई। एंड आप मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ शिट, इस टाइम पे इतने सारे मेजर सब मेरे क्लासेस मिस हो गई अब, और मेरा इतना सारा बैकलॉग था, आगे भी 11th ख़त्म होने वाला था, मॉक टेस्ट आ रहे थे फुल सिलेबस के। तो मैं सर से ही मिली थी फिर मैं धीरे धीरे आई गॉट बैक, थोड़े स्मॉल स्टेप्स लिए, क्लास एटलीस्ट जाना स्टार्ट किया, बैठ पाती थी, घर आके थोड़ा सा पढ़ती थी। आई यूज्ड टू बी कंसिस्टेंट कि ठीक है 1 घंटा पढ़ूंगी, धीरे धीरे बढ़ाऊंगी 2 घंटा 3 घंटा, फिर धीरे धीरे आई गॉट बैक इवेंचुअली। साथ साथ अपना बैकलॉग भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही थी, जब मेरे अंदर एनर्जी है कि अच्छा मुझे ये भी साथ में कवर करना है। एंड इवेंचुअली आई गॉट बैक ऑल्सो, आई थिंक 1 मंथ ही लगा मुझे, मैं वापस आ गई थी। मेरे मार्क्स अगेन जहाँ मैं थी मेरे मतलब आ गए थे कि मतलब लाइक 2 महीने तुम्हारे पास खराब थे, लेकिन तुम 1 महीने में बैकअप किया। हाँ। क्या तुम्हारे टीचर्स के हेल्प की वजह से हुआ? डेफिनेटली, मतलब आपसे मैं मिलती थी, आप मेरे को याद, आप बोलते थे अच्छा ये एक्स्ट्रा क्लास है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, ये कर लो, मैं अभी ये क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ। तो मैं सर की तो बहुत हेल्प थी, तो मेरे को भी था कि अब सर मेरे को इतना अपना टाइम दे रहे हैं तो मैं इसको यूटिलाइज क्यों ना करूँ। मुझे बहुत आई हैव द अपॉर्चुनिटी, आई शुड ग्रैब इट ऑल्सो ना। तो इसलिए मैं ये सब कवर कर रही थी, तो मेरा फिजिक्स का तो क्लियर ही हो गया। एनीवेज आपने जो 8 to 10th में फिजिक्स कराई थी, अरे मैं मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मेरी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स, मेरे इवन मार्क्स थोड़े कम आ गए नीट में सिली मिस्टेक्स से, लास्ट के 5-2-3 क्वेश्चन एक सीक्वेंस में गलत हो गए, बट आई न्यू पूरे सेक्शन। तो आई थिंक वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं खुद से भी पढ़ पा रही थी। वो जब फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है तो आप उसको यूज़ करके आप बहुत आगे नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। जब आपकी फाउंडेशन ही वीक होती है ना, तो आप करते रहो, आपको प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, बार बार आएंगी, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपके गैप्स हैं आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग में। अब जब तुम 11th आपने बढ़िया कर लिया, ठीक कर लिया, वापस से बैकअप कर दिया, कॉन्फिडेंस आएगा। 12th स्टार्ट किया, लेकिन 12th में दोबारा से तुम सब कुछ ठीक चल के दोबारा से बीमार हो और वो और ज़्यादा सीरियस थी। ऐसा लग रहा था कि CBSE में पास आउट कैसे होगा, वो मुझे एक बात बताओ। ऑलमोस्ट 12th में भी सिमिलर टाइम पे सितंबर अक्टूबर आई थिंक नवंबर के अराउंड मुझे टाइफॉइड हुआ। एंड अगेन इतना सिवियर टाइफॉइड हुआ कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, बिकॉज मुझे बहुत वॉमिटिंग्स हो रही थी, एंड साथ में लिवर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था, उसमें लिवर एंजाइम्स बहुत ख़राब आ रहे थे। तो अगेन 10-12 डेज आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, एंड एक मेडिसिन जो हॉस्पिटल में मुझे रिएक्ट कर गई, एंड आई गॉट इसको वैसे साइंटिफिक टर्म्स में डिस्टोनिक टाइप रिएक्शन बोलते हैं, बट वो उस टाइम सीजर जैसा लग रहा था, वो ऐसे सीजर की तरह ही आया। तो तब हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा सिवियर हुआ, आई वॉज इन ICU ऑल्सो फॉर अ डे उस दिन। ये जो बीमारी पिछले साल से छोटी है बड़ी है? ये डेफिनेटली बढ़ी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन हॉस्पिटलाइज थी, मतलब 10-12 नहीं, ऑलमोस्ट 15-20 डेज मैं हॉस्पिटल में ही थी। आपकी मम्मा, आपको याद होगा इनकी मम्मी ने कॉल किया मुझे कि मुझे नीट कुछ नहीं करना, 12th पास हो जाए बस, दैट इज़ वो बात की बात है। एक मतलब एक ऐसा बच्चा जो 8 से इतना ब्रिलियंट बच्चा कर रहा है, 12 तक 10 तक इतना चल रहा है, और 12th में उसकी मम्मी बोल रही है कि मुझे कोई मतलब नीट से 12 पास हो जाए बस, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्ची ठीक रहे, दैट्स इट। फिर क्या हुआ उसमें?
एक्चुअली हमेशा से ही थोड़ा 11th से फोकस थी ना टुवर्ड्स नीट, तो मैंने स्कूल पे इतना फोकस नहीं किया था कभी भी। मतलब आई वॉज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। स्कूल का मुझे लगता था कि बस किसी तरह मैं पास होना चाहती हूँ। तो 12th में जब ये हुआ और मैं रिकवर भी ऑलमोस्ट सब के बाद 1 महीने में मेरे बोर्ड्स थे एंड वो प्रीपोन हो गए थे बोर्ड्स, एंड आई वॉज ऑब्वियसली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड्स। और मुझे तो उस टाइम पे जो मैं एक तो सैड भी थी बिकॉज इतना थोड़ा डिप्रेस था, फीलिंग आ रही थी, इतनी क्रॉनिक इलनेस हो गई, एनर्जी नहीं है बॉडी में, फटीग इतना ज़्यादा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, उससे आपको एक थोड़ा सा होता है, आप यू स्टार्ट टेन टू फील सैड। आप इतना स्ट्रेसफुल टाइम है कि आपको लग रहा है अरे मेरा इस क्रूशल टाइम में मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड 1 महीने में मेरे बोर्ड्स थे, तब मुझे लग रहा था कि मैं कैसे ही करूँगी। मैंने तो कभी ढंग से स्कूल के तरीके से पढ़ाई नहीं करी कि कैसे अच्छे से आंसर्स लिखूँ, कैसे मतलब अच्छे मार्क्स लेके आऊँ। मेरे को था कि पास के लिए ही मैं पढ़ूँ, बट वो भी अंदर से एनर्जी तो हो कि 1 महीने में पेपर देने हैं। तो फिर मैं सर से फिर आपसे मिली थी। विल पावर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब आज के जो बच्चे हैं नहीं करते हैं, अगर बीमार हो जाते हैं, बुखार भी हो जाएगा, खांसी भी हो जाएगी ना, वो रिलैक्स करेंगे, नहीं करना, ठीक है, अच्छी बात, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आपको विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप वापस जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि एक समय बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ साथ टाइम भी वेस्ट कर जाते हैं। लेकिन मेरे को लगता है सब कुछ बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। फिर 12th में फाइनल क्या हुआ उसमें? फिर आपसे ही मिली थी और आपने ऐसे ब्लेस किया था कि चलो कोई नहीं, अभी से धीरे धीरे मैं आपसे फिर से मैं बैकलॉग कवर करने लग गई अपना फिजिक्स का। आपके रिकॉर्ड लेक्चर्स दिखती थी, आप क्लासेस अटेंड करती थी, धीरे धीरे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करती थी। एंड ऑब्वियसली इट टुक टाइम, बोर्ड्स 1 महीने में ही थे, बट मैं तब भी ना नीट ओरिएंटेड ही पढ़ रही थी ज़्यादा एंड अपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा ध्यान देती रादर देन CBSE ओरिएंटेड स्टडीज़। एंड फिर भी था पैनिक, तो बहुत पैनिक सिचुएशन था वो 1 मंथ। किसी तरह मैंने बोर्ड्स दिए एंड सब सरप्राइज़ हो गए घर में कि मेरे 93% आए। मेरे को याद है जब रिज़ल्ट आया मेरी बहन ने बोला मैं इतना मारूंगी तुझे कि तू इतना रो रही थी, ये सब क्या है। एंड मेरे को तब समझ आया कि पेपर में तो मैं ऐसे कुछ नए वो नहीं लिख के आई, कुछ बुक्स की डेफिनेशंस, मैं वही लिख के आई जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने समझाया है उसको अपने सिंपल वर्ड्स में। एंड आई गॉट डिसेंट मार्क्स, 93% 1 महीना पढ़ के, जिसने कभी इतना पढ़ाई नहीं करी हो स्कूल के लिए। एंड मेरे को इतना समझ आया कि इफ़ यू हैव गुड कॉन्सेप्ट्स, गुड फाउंडेशन एंड आपके सब ये सब ठीक है ना, तो गुड मार्क्स विल ऑलवेज बी अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। आपको उसके लिए अलग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू, करेक्ट। फिर जब नीट दिया उस टाइम कोविड स्टार्ट हो गया, फिर क्या हुआ? तो ये पैनिक सिचुएशन तो थी। आई गॉट बैक अगेन, फिर बोर्ड्स निकले, वो बहुत हेक्टिक था, ऐसे बैक टू बैक। एंड तब भी मेरे को याद है कि मैं थोड़ी सी इल ही रहती थी, सिक सी रहती थी, इतनी इम्यूनिटी मेरी आई नहीं थी वापस। मैं ऐसे, मेरे को याद है बोर्ड्स में भी ऐसे चुन्नी बांध के सर पे ऐसे पढ़ रही होती थी कि किसी तरह पेपर निकालने हैं। उसके बाद फिर से मैं बैठी उस नीट के लिए पढ़ने, क्योंकि ऐसा लगा मई में अपना नीट का एग्ज़ाम होता था। आई गॉट बैक, फिर किसी तरह वो मोमेंटम गेन किया एंड कोविड आ गया तभी एंड लॉकडाउन हुआ। ठीक है, मैं अपने फ्लो में पढ़ रही हूँ कि मई में देना है, ख़त्म हो जाएगा। इतने टाइम से 11th-12th से पढ़ रही हूँ, ख़त्म हो जाएगा मई में। एक बार पोस्टपोन हुआ, फिर 2 बार हुआ। और वो लॉकडाउन फर्स्ट वेव जो थी उसमें सब ही घर में थे। मैं इतनी ज़्यादा सैड हो गई कि एंड तक आते आते मेरा हो गया था डन कि अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं किताब की शक्ल नहीं देख सकती इसकी। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे तब गिव अप नहीं करना चाहिए था। आई शुड हैव लर्न कि अच्छा मुझे बैलेंस करना चाहिए था उसी टाइम। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सेलेक्ट नहीं हुआ, क्या मार्क्स लगभग थे आपके? ऑलमोस्ट 500-ish थे, मतलब 495 के। हाँ ऐसे ही कुछ थे, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं रिकॉर्ड कि मतलब मैंने 2-3 मंथ्स पहले बुक टच ही नहीं करी थी बिल्कुल, और मैं बस दे दिया था जस्ट एक देने के लिए। मुझे पता था कि आई विल गिव अनदर अटेम्प्ट। बट अगेन द थर्ड पॉइंट, अगेन फिर बैकअप किया इसने, मतलब पहले 11th में गिरा, फिर बैकलॉग किया, बैकअप आया, फिर 12th में फिर बैकअप आया, फिर जो ड्रॉपर बैच था ना उसमें बहुत बड़ा गेम चेंजर किया। वहाँ से जो रिजल्ट आया वो पूरा लाइफ के एकदम चेंज था, उसके बारे में बताओ। तो ड्रॉप ईयर में आई थिंक मैं फिर से डिप्रेस्ड थी। इसका मेन रीज़न ये था कि
मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मेरे को ड्रॉप करना पड़ रहा है, बिकॉज मैं डेडिकेटेड थी और मुझे इतना तो नहीं लगता था कि मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा कभी। तो उसको पहले तो मैंने उससे रिकवर किया कि अच्छा मुझे इसको हटाना है अपने माइंड से कि मैं ड्रॉप कर रही हूँ। वैसे कि ठीक है, मैंने खुद से ही डिसाइड किया ना, मेरा सैचुरेशन लेवल आ गया था, तो मैं ये सब थॉट्स को नहीं आने दूंगी क्योंकि मेरे को फोकस करना है। तो अब ड्रॉप ईयर में मेरे फंडास सारे क्लियर थे, मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस भी मैं सब पढ़ चुकी थी एक बार 11th-12th में। ऐसा कुछ वीक जो एरिया से बहुत कम थे वो मैंने कवर अप कर लिए, बट इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पढ़ाई सच ऐसे लेक्चर्स या थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ा। मैं अपना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस में निकालती थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, एनालाइज करती थी, अगर कोई वीक एरिया में वो पढ़ लेती थी ज़्यादा। फिर मैंने डेडिकेटेड अपना जो 100 लाइक 200% दिया वो लास्ट के 3 मंथ्स में आके दिया, कि मुझे था कि अच्छा मेरा थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल आया था पिछली बार, इस बार मैं पहले थोड़ा कम एफर्ट्स डालूंगी 80% टाइप, अब 80-70% मैं अपना प्रैक्टिस करूँगी। लास्ट 3 मंथ्स में मैंने अपना फुल दे दिया। मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, वो भी मैंने ऐसे इतने बड़े दिनों बाद ऐसे बिना पढ़े ही दिया होगा, तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए, 350 कुछ ऐसे आए थे मार्क्स। मेरे को ऐसा झटका लग गया कि अरे ये क्या हो गया, 300 में मार्क्स आ रहे हैं इतना पढ़ने के बाद भी। फिर मेरे को समझ आया कि मेरी मदर ने भी यही बोला कि फर्स्ट मॉक टेस्ट में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते किसी के भी, बिकॉज आपको नहीं पता होता कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना है। फिर वो इतना डीमोटिवेटिंग फैक्टर था कि मुझे लगा कि 3 महीने में पेपर है, 300 में मार्क्स आ रहे हैं, मैं कहाँ से कर रही हूँ, मैं ड्रॉप ईयर में ही क्या ही चल रहा है। फिर मेरी सिस्टर भी ने भी इंजीनियरिंग करी, तो उसने भी अपने टाइम पे वो बताती थी कि वो भी लास्ट में मॉक टेस्ट ही देती थी एंड उसके कम ही आए, बट एवरी डे 1 महीने में इतने मॉक टेस्ट देने के बाद उसने इतना इम्प्रूव किया कि उसके सारे एंट्रेंसेस क्लियर हो गए। तो बिकॉज ऑफ माई फैमिली एंड सर के गाइडेंस की वजह से मैंने उस पेपर को एनालाइज किया। इट टुक मी अ होल डे, देन आई गिव अनदर टेस्ट नेक्स्ट डे, 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट। फिर नेक्स्ट डे और दिया ऐसे 5 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट। धीरे धीरे मैंने अपने नंबर ऑफ टेस्ट इन अ डे, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बढ़ाई कि मेरे को दिन में 2 टेस्ट देने हैं। ऐसे करके मेरे मार्क्स बढ़े, 1 महीने में आके मेरे आराम से 550 के ऊपर आ गए। आई थिंक 600 तक ही आ गए थे ऑलमोस्ट 1 मंथ में। इतना इम्प्रूवमेंट था बिकॉज मैं अपने वीक एरियाज़ को एनालाइज करती थी। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है मुझे पता चलता था, जो वीक एरियाज़ है मैं उनको रिवाइज करके उनके कंसाइज नोट्स बना लेती थी एक ही पेज पे। अपने रोज़ पेपर से पहले एक वॉलेटाइल टॉपिक्स के नोट्स रिवाइज करती थी एंड फिर पेपर देती थी। फिर विद इन 1.5 मंथ मैं ऑलमोस्ट 3 टेस्ट या 4 टेस्ट दे रही थी एंड मेरे 650 के ऊपर क्रॉस कर गए। फिर मैंने अपना टेस्ट की जो ड्यूरेशन है, मैंने बोला कि मैं 3 आवर्स नहीं, मैं इसको 2 आवर्स में दूंगी। फिर मैं 1.5 आवर में देने लग गई। लास्ट में आके मेरे 700 क्रॉस कर गए थे लास्ट वीक में। आई थिंक मेरे लास्ट जो बेस्ट स्कोर था वो 715 था एक मॉक टेस्ट में। वो तो होता है, लाइक जैसे आप जब सेंटर पे इंस्टीट्यूट में आप दे रहे हो मॉक टेस्ट में, आपके एक्चुअल जैसे नीट के होंगे मार्क्स थोड़े कम होते हैं क्योंकि टेंशन प्रेशर आती है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो बहुत बड़ी चीज़ है कि 300 से 663, मतलब इनका 662, तो ये जो गैप है ना, बहुत बड़ा गैप है। मतलब यू नो द चेंज इज़ अ वेरी बिग थिंग। लोग आई थिंक ड्रॉप करते हैं फिर अगले साल देते हैं, तो 100 या 150 रुपये बहुत बड़ा पार्ट होता है। बहुत मार करके 200 आ जाता है। लेकिन इन्होंने जब टेस्ट दिया ना 300 से 662, ये बिलीव मी, इसको लग रहा होगा कि छोटी बात है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। तो आई थिंक यू शुड मार्क दिस थिंग। ये जो बता रहे हैं चीज़ें, वो हमने चीज़ें बताई हैं, उसको फॉलो किया उन्होंने, तभी हुआ। अब जैसे अभी चल रहा है इस टाइम दिसंबर है, कुछ लोग जनवरी देखेंगे इसको, कुछ लोग दिसंबर में देखेंगे। अब जिसने अब तक नहीं पढ़ा, हमारी क्लासेस में नहीं आए, ज्वाइन नहीं किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस नहीं आई, एग्ज़ाम मई में है, कुछ बच्चे 12th में स्टडिंग होंगे, कुछ बच्चे ड्रॉपर होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने हैं उसके पास। हाउ डू यू थिंक कि यहाँ पर स्कॉलर्स में कैसे वो चेंज कर सकते हैं 4 महीने में टू गेट अ बेटर मार्क्स लाइक 650 प्लस मिनिमम टू गेट सेलेक्टेड इन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज MBBS कर दे, और जिसको एम्स ही जाना है तो 700 से ऊपर कैसे कर सकते हैं, ये बताओ।
अगर अभी 4 months आर लेफ्ट एंड अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है, मतलब जो बेसिक आपको दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, आई फील इट्स हाई टाइम कि आपको एक बार देखना चाहिए। आप एक बार, अगर आपकी फ़िज़िक्स वीक है स्पेशली, तो आप यू कैन टॉक टू सुधांशु सर ऑल्सो। आई रिमेंबर मेरे को जब भी वीक एरिया आता था मैं सर को कॉल करती थी, सर मेरे पर्सनल ऐसे 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होते हैं यहाँ पे। आपको अगर आपके कोई बैकलॉग्स आपके वीक एरियाज पे फोकस करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी हाई टाइम, वेरी क्रूशल टाइम कि आप इस पर थोड़ा फोकस करो एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड टू स्कॉलर्स ऑल्सो। इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड यहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, आपके डाउट्स बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे एंड आपका जो एक होता है ना इंटरैक्शन विद द टीचर और मेंटरशिप, ये बेटर है देन एज़ कम्पेयर टू अदर कोचिंग सेंटर्स, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे लार्ज स्केल पे ऐसे पढ़ाते हैं कि आप पर्सनल बच्चा टीचर से जाके बात नहीं कर पाता इतना। एंड ऑल्सो आपको इस टाइम पे फुल मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो स्कॉलर्स की एंड वहाँ पे आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स आ रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी गाइडेंस मिलेगी कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। तो दिस आई फील कैन बी डन। ट्रू भाई, जब नहीं आउटपुट हो रहा उस तरह से तो रास्ता चेंज करो, जाना रास्ता वही है, इस तरह से चला तो भाई वो रास्ता करो जो बेटर हो सकता है, दैट इज़ राइट। अच्छा, अब रही बात कि ये जो टेंशन होती है, जो बच्चे नीट में होते हैं उनको लगता है बहुत टेंशन होती है, ये टेंशन का क्या कर सकता है नीट का? टेंशन तो सबको ही होती है, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसको टेंशन नहीं होती, बिकॉज तुम्हारी लाइफ में इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये तुम्हारे अंदर तब तक रहेगा जिस दिन तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं आ जाता नीट का, उस दिन तक रहेगा। तो ऑल्सो मेरे को सर हमेशा बोलते थे कि डू और डू सिचुएशन होता है, डू और डाई नहीं होता। तो मतलब ये डर की बात नहीं होती, करना है तो करके रहना है, जीत मिल जाएगी। अपना बेस्ट दो, लगातार अपनी मेहनत करो, बी कंसिस्टेंट एंड यू विल डेफिनेटली विन। होता है फल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और ऑल्सो आई वुड से कि आपको यहाँ पे जो मेंटरशिप मिलती है ना, मतलब आपका वो डर भी काफ़ी हद तक हटाती है स्कॉलर्स में स्पेशली। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छा मेंटरशिप देते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, आपकी डाउट सॉल्विंग, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी इतनी अच्छी होती है यहाँ पे आके, विच आई डोंट थिंक कि आपको मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स में मिलेगा। जो फिज़िक्स है भाई, फिज़िक्स में बहुत सारे बच्चे स्पेशली जिन्होंने शायद 10th के बाद इसलिए नीट ले लिया कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं करना, लेकिन फिज़िक्स तो थोड़ा पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है जो रियलिटी है। तो फिज़िक्स में डरना कैसे आएगा और डर को कैसे दूर करेगा ताकि रिजल्ट आ जाए? मैं फिर पूछ रहा हूँ कि फिज़िक्स को डरना छोड़ के प्यार कैसे आएगा? फिज़िक्स के लिए प्यार तो मेरे को सुधांशु सर ने दिलाया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे फ़िज़िक्स इतना अच्छा लगेगा। मेरे को याद है 8th स्टैंडर्ड से ही मुझे फ़िज़िक्स से प्यार आ गया था। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरी फील आ जाती है कि अच्छा, मतलब फ़िज़िक्स, मतलब लोगों को इतना, मेरे हैं फ्रेंड्स और अभी भी जो जिनके लिए एक फियर है फिज़िक्स का, वो अभी भी बोलते कि अच्छा वो फिज़िक्स से छूट गया, और मैं भी बोलती हूँ मेरे को फ़िज़िक्स की याद आती है। मतलब अभी भी MBBS में वो डर रहे हैं फिज़िक्स में? मतलब सबके डेफिनेटली आई थिंक कि मेजॉरिटी लोगों को फिज़िक्स से एक फियर होता ही है। तो बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे फिज़िक्स से फियर नहीं था। बट ऑल्सो आई फील कि आप मन में डाल लेते हो ना कि वो फिज़िक्स का फियर है, वो फियर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो अपना वही कि एक बुक सॉल्व करो, अच्छे से करो, उसको 2 बार करो, 3 बार करो, वो बेटर है। और पढ़ो तो समझ के करो। जब अच्छे से समझ के करोगे, जैसे सर पढ़ाते तो इतना क्लैरिटी आती है कि आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं भी मुझे याद है मैं ऐसे फार्मूलाज बहुत कम अप्लाई करती थी। जो सर कॉन्सेप्ट समझाते हैं उससे ही शॉर्ट में मतलब 10 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, रादर देन जो एक प्रॉपर फार्मूला है वो इतना लंबा टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो आई फील कि फिज़िक्स के लिए एक बुक फॉलो करो, उसको बार बार करो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी रखो, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, डू टेस्ट, एनालाइज योर वीक एरियाज। तो आपका फियर नहीं है और मन में ये बोलना छोड़ दो कि फिज़िक्स से डर लगता है। सही, ठीक है मुस्कान, इट वाज रियली वंडरफुल टाइम। और मुझे लगता है कि आप अभी MBBS
होने ही वाला है, क्लियर हो जाओगे डॉक्टर, एंड देन आपकी साथ में इंटर्नशिप होगी, एंड देन डेफिनेटली विल गेट अ बेस्ट कॉलेज फॉर एमडी एज वेल। और हम प्रे करें कि हम अच्छे से ऐसा रिजल्ट निकाल दें कि हम कह सकते हैं वी शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू दिस थिंग। और आई होप कि आपके मन में जो भी बात होगी, जो टेंशन होगी, थोड़ा बहुत रिलैक्स होगा। मैं ये बात बोलूँगा कि सब कुछ इम्पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हारना तो कुछ भी नहीं होता, आप ट्राई करोगे हर सब कुछ हो सकता है। मैं समझता हूँ डू और डाई नहीं होता, डू और डू है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स सीरियसली गए हैं, डू और डू। सो विद दैट थिंग से आई थैंक्स अ लॉट टू यू एंड एक्सपेक्टेड कि आप अच्छा रिजल्ट आए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।